हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। चैनल नेक्स्ट टू नेचर में वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शेख अनस गजनवी। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम जर्मन शेफर्ड डॉग के हवाले से बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें कवर करेंगे। हम सबको एक बात का तो पता है कि डॉग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फादर ऑफ द ब्रीड कौन है। लेकिन जो लोग इस डॉग को ब्रीड करवाना चाहते हैं, इसको पालना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जर्मन शेफर्ड डॉग इवॉल्व कहाँ से हुआ। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डॉग्स कहाँ से इवॉल्व हुआ। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तजरी पीरियड के इब्तिदाई दौर में डॉग्स को देखा गया था। आखिरी पीरियड तक इसका जो ओरिजिन था वो पता नहीं चल पाया था। अब इस ओरिजिन को स्टैब्लिश करने के लिए जो बुक हमने और आपने पढ़ी थी, द जर्मन शेफर्ड डॉग इन वर्ड एंड पिक्चर, इस बुक को मैक्स फॉन स्टेफेनहाइज़ ने लिखा था, जिनको फादर ऑफ द ब्रीड भी कहा जाता है। इस बुक में एक इंसान का जिक्र किया गया है, प्रोफेसर वॉन बुंडे। प्रोफेसर वॉन बुंडे ने द ओरिजिन ऑफ द जेनेटिक डॉग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रोफेसर बुंडे के मुताबिक एनिमल डॉग की जो लाइफ डिपेंडेंसी थी वो मदर मिल्क के कंपोजिशन और प्रेवली टेम्परेचर इन दैट क्लाइमेट पर डिपेंड करती थी। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने बताया कि जो एनिमल गर्म जगह से आए थे उनकी लाइफ डिपेंड करती थी मदर मिल्क में अवेलेबल शुगर कंटेंट के ऊपर, और जो एनिमल ठंडी जगह से आए थे उनकी लाइफ डिपेंड करती थी मदर मिल्क में अवेलेबल फैट कंटेंट के ऊपर। अब इस थ्योरी को बेस लेकर मिस्टर जैकोबी ने कहा, जिनका बुक में जिक्र है द जर्मन शेफर्ड डॉग इन वर्ल्ड एंड पिक्चर में, कि जो वाइल्ड डॉग येलो, ग्रे और फ्लैग रंग के थे वो आए थे ठंडे एरिया से। जी, जो वाइल्ड डॉग के साथ दूसरे कलर में देखे गए थे वो ये एज्यूम किया गया कि जो इनका जो कलर बेसिकली चेंज हुआ था जब वो दूसरे इन्वायरमेंट में गए तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके थे। अब इस ओरिजिन ऑफ द जेनेटिक डॉग की थ्योरी को समझने के बाद हम बात करेंगे एक फैमिली के बारे में। इसको समझने के लिए हम म्यूनसी एज में वापस जाएंगे, जिनका बुक में जिक्र है जिबर कैट, स्मॉल एंड मीडियम साइज मेमल, बियर्स एंड डॉग। म्यूनसी एज में फर्दर डेवलपमेंट के बाद जिबर कैट ने अपने आप को डॉग और बियर्स से सेपरेट कर लिया। एक बाकी रह गए बियर्स एंड डॉग, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर जिबर ने अपने आप को डॉग और बियर से अलहदा ना किया होता तो आज हमें इस तरह के डॉग्स देखने को मिलते, जो एक बियर और डॉग का कम्बिनेशन होते हैं। लेकिन इस पीरियड के थर्ड राउंड में डॉग्स ने अपने आप को बियर से सेपरेट कर लिया और रिसर्च के बाद एक वुल्फ और वुल्फ जैसा दिखने वाला वाइल्ड डॉग सामने आया। अब जिन शख्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये बुक में शामिल थे मिस्टर स्टूडक। मिस्टर स्टूडक के मुताबिक डॉग था जो वुल्फ की तरह दिखता था। अब इस वुल्फ को स्टडी करने का टाइम था। जब इसे स्टडी किया गया तो मिस्टर स्टूडक ने बताया कि ये जो छोटे वाइल्ड डॉग थे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इनका लेयर जॉब वीक था, इनके स्पेशल इंसिडेंट टीथ वीक थे। स्टडी में एक और चीज़ सामने आई, वो ये थी कि कैंडाई फैमिली का एक स्पीशीज़ जिसे हम डिंगो या ऑस्ट्रेलियन डिंगो के नाम से भी जानते हैं को भी ट्रेन किया गया था, पालतू बनाया गया था। अब इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत थी। हमें तो एक ऐसा एनिमल डॉग चाहिए था जो स्ट्रॉन्ग हो और हमारे साथ एज अ कंपेनियन रह सके, शिकार कर सके। लेकिन ये सब चीज़ें
वीक लॉयर जॉब और इंसिडेंट के साथ पॉसिबल नहीं थी। अब इसे दूर करना था। अब इसे दूर करने के लिए छोटे वाइल्ड डॉग को ब्रीड किया गया वुल्फ के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताऊं कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि अक्सर लोग जो जर्मन शेफर्ड डॉग को देखने के बाद ये कहते हैं कि ये लोमड़ी जैसा दिखता है। तो ये बात सही है, गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? छोटे वाइल्ड डॉग को वुल्फ के साथ ब्रीड किया गया इसकी कमी को दूर करने के लिए। इस पर जब मज़ीद स्टडी की गई तो स्टडी के दौरान एक डॉग सामने आया, जैकल डॉग, जो छोटे साइज़ का था। इसका नाम था मिकी वर्ल्डरिच। मिकी वर्ल्डरिच को उस टाइम पे पाए गए सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक डॉग मोरलैंड के साथ ब्रीड किया गया। मिस्टर स्टूडक ने इस बुक में जिन डोमेस्टिक डॉग का जिक्र किया है उसकी 5 डिस्ट्रिक्ट टाइप्स हैं, जिनमें से हम एक डिस्ट्रिक्ट टाइप को कवर करेंगे जिसे ब्रॉन्ज एज कहते हैं, जिससे हमें आज के जर्मन शेफर्ड डॉग्स मिले। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे डॉग्स मुख्तलिफ कंट्री से इंपोर्ट किए गए थे जर्मनी में। कंट्री लाइक्स नॉर्थ अफ्रीका, अल्जीरिया, इजिप्ट। जब ये शीप डॉग दूसरे कंट्री से जर्मनी में आए तो यहाँ आने के बाद ये अपने आप को इस क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर सके। वो अपने 100% करेक्टरिस्टिक और शीप डॉग होने का मकसद नहीं दे सके। अब इसमें से कुछ डॉग ऐसे थे जो दिन ब दिन कमज़ोर होते गए, इनकी सूंघने की सलाहियत कम होती गई, और कुछ डॉग ऐसे थे जो एक्चुअल में यूजलेस हो गए थे और प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। हमें तो ऐसे डॉग की ज़रूरत थी जो हर लिहाज से हर टेम्परेचर में अपने आप को एडजस्ट कर सके और एक 100% ट्रू शेफर्ड डॉग की तरह काम कर सके। इस टाइम पीरियड पर जो एक शेफर्ड डॉग इंट्रोड्यूस किया गया ब्रीडिंग प्रोग्राम में, उसको आप और मैं कोली के नाम से जानते हैं। कोलिस की 2 टाइप्स आती हैं, शॉर्ट स्मूथ हेयर स्कॉच कोली, लॉन्ग हेयर स्कॉच कोली। जब ये कोलिस शेफर्ड डॉग के तौर पे यूज़ होते थे यूरोप में स्पेशली, तब एक बात सामने आई कि ये जो कोलिस थे इनकी जो हर्डिंग कैपेबिलिटी थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, क्योंकि इनका जो सर का डेवलपमेंट था वो बहुत छोटा था, जिसकी वजह से इनके होल फैक्ट्री नर्व्स जो थे वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे थे। 1903 में जर्मनी में रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्कॉच शेफर्ड्स के साथ तकरीबन 12 साल काम किया। 12 साल काम करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जो इनकी हर्डिंग कैपेबिलिटी थी वो दिन ब दिन इरेडिकेट होती जा रही थी। लेकिन कब तक? सोसाइटी ने कोलिस का जो यूज़ किया था वो मकसद उन्हें हासिल नहीं हो सका। फाइनली 12 साल के बाद रेड क्रॉस सोसाइटी ने कोलिस को शेफर्ड्स के साथ रिप्लेस किया। जब जर्मन शेफर्ड डॉग सर्विस में आए, जो रिक्वायरमेंट रेड क्रॉस सोसाइटी की थी वो सारी रिक्वायरमेंट शेफर्ड डॉग ने फुलफ़िल की एज अ ओरिजिनल, एज अ गुड शेफर्ड डॉग। 1903 में रेड क्रॉस सोसाइटी ने अपने फीडबैक में बताया, जर्मनी में जो बहुत सी जगहों पर जर्मन शेफर्ड डॉग यूज़ हो रहे थे, इनकी कैपेबिलिटीज़ देखकर बहुत से लोग इसके फ़ैन हो गए और देखते ही देखते ये पूरे जर्मनी में फैल गया। जर्मन और अफ्रीकन प्रोटेक्टर्स ने जर्मन शेफर्ड डॉग को हर जगह पर फैला दिया। अफ्रीका में भी जाकर जर्मन शेफर्ड डॉग ने एज अ कैनाइन डॉग का काम किया, पुलिस डॉग का काम किया, प्रोटेक्शन डॉग का काम किया। और एक चीज़ जो देखने लायक थी, उन्होंने अपने ओरिजिनल इंस्टिंक्ट जो थे जर्मन शेफर्ड डॉग के, वो उन्होंने वहाँ जाकर भी बरकरार रखे। जो काम शेफर्ड जर्मनी में करते थे
वो उन्होंने बाहर जाकर दूसरे कॉन्टिनेंटल में भी किए और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और यही नहीं, उन्होंने बाहर जाकर प्रोड्यूस भी किया और अपने कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑफस्प्रिंग में भी दिए। इसी वजह से जर्मन शेफर्ड डॉग की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड गेन होगी। आज का वीडियो आपके लिए था कि एक जर्मन शेफर्ड डॉग का ओरिजिन हुआ। आज हम लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपके पास जो लॉन्ग हेयर जर्मन शेफर्ड है वो क्यों लॉन्ग हेयर है, इसकी क्या वजह है? पहले इन्हें एक फॉल्ट करार दिया गया था। जर्मन शेफर्ड डॉग लॉन्ग हेयर नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता था। होना चाहिए, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जब कभी आपका शेफर्ड गीला हो जाए तो जो उसका कोट है वो जल्द ड्राई हो जाए और उसकी कॉम्बिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे, कैनन मेंटेनेंस में ज़्यादा टाइम ना लगे। मेरी ये वीडियो अगर 1% भी आपके काम आए तो मैं समझूंगा कि मेरा जो मोटिव था वो पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। आई प्रॉमिसली हम इस सीरीज़ को आगे जाके बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। You all guys will be enjoyed. Thank you so much and keep watching. Allah Hafiz.